नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पे शायद 24 जुलाई को मैं एडिट करना भूल गया हूँ, ये 25 जुलाई है तो कंफ्यूज और 7 से 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हर्षित द्विवेदी वीडियोस अगर आप टेलीग्राम में सर्च मारेंगे, 56,000 फॉलोवर्स हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdvedi.com पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल सेक्शन में। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में, चाहे वो आप एंड्रॉइड से डाउनलोड करिए चाहे iOS से डाउनलोड करिए, वहां पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो डिटेल में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो भी आपके लिए लेक्चर से रिलेटेड अपडेट है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो सब मैं अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ साथ दोस्तों, डेली के बेसिस पे मेरे मेंटरशिप कोर्स में वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप कंटेंट सेक्शन में जाइए, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का मेंटरशिप कोर्स में ये डाउट है कि सर ओवरऑल क्या हम लेटेस्ट वीडियोस को ऊपर की तरफ नहीं रख सकते। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे वीडियोस का क्वांटम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। देखिए, स्क्रॉल करना मेरे हिसाब से तब प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो कोर्स को। अगर आप ओवरऑल फोन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं मान सकता हूं कि हो सकता है स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही हो। देखिए, अभी तक तो इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं दिख रहा है जिसमें लेटेस्ट लेक्चर्स ऊपर आए। ऑब्वियसली बात है, जो न्यू इनरोलमेंट से जब वो आते हैं तो उनको ऊपर की वीडियो सबसे पहले नजर आती हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस को स्क्रॉल करने में, तो बेस्ट तरीका यह है कि आप थीम बेस्ड टॉपिक्स को थीम बेस्ड टॉपिक वाले फोल्डर से निकाल लीजिए और मेंस करंट टॉपिक्स को मेंस करंट टॉपिक वाले फोल्डर से निकाल लीजिए। तो बेसिकली मेंस करंट टॉपिक्स में जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, और इसके अलावा जो बचे हुए थीम बेस्ड टॉपिक हैं वो थीम बेस्ड में आते हैं। और इससे अलग मेंस टिडबिट्स अलग, प्रीलिम्स टिडबिट्स अलग और एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलास अलग। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फोल्डर्स बना दिए हैं ताकि फोल्डर्स को एक्सेस करके आप कंटेंट को देख सको। क्योंकि अभी तो देखिए ज्यादा कुछ कंटेंट अपलोड हुआ ही नहीं, कंटेंट तो धीरे धीरे करके आगे अपलोड होगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपलोड होने वाला है, यहाँ पे हजारों वीडियोस अपलोड होने वाली है। अभी तक की अगर आप देखो तो 150-200 वीडियोस हो चुकी हैं। इनफैक्ट 1000-1500 वीडियोस होने में 4 से 5 महीना लगेगा। बहुत वीडियोस होने वाली, तो डेफिनेटली स्क्रॉल करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर लोग जल्दी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो ओवरऑल एक लाइन से आप वीडियोस को देखते चल सकते हो, ट्रैक रख सकते हो। कुछ समय बाद वीडियोस और कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको बैकलॉग को कंप्लीट करना मुश्किल होगा। तो आप चाहें तो एनरोल करा सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। करंट अफेयर्स की पहली न्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब, कहां, दिल्ली के, इन्होंने लॉन्च किया है पहला रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड वाटर एटीएम, और 500 ऐसे वाटर एटीएम पूरी दिल्ली में स्टैब्लिश की जाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी इनॉग्रेट कर रहे हैं सिटी का पहला वाटर एटीएम। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। इस ड्रिंकिंग वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बनाया गया। इनफैक्ट वाटर फिल्ट्रेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ही इस्तेमाल किया जाता है। मैयापुरी फेज 2 से इन्होंने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर रिवर्स ऑस्मोसिस के वाटर एटीएम को। दिल्ली की सरकार ने ऐसे 4 वाटर एटीएम्स लगा रखे हैं एज अ पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, और टारगेट ये है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली शहर में 400 ऐसे वाटर एटीएम्स लगाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली के रेजिडेंट को एक वाटर एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा। ये एटीएम कार्ड दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इशू किया जाएगा, और इन पर्टिकुलर एटीएम से दिल्ली के जो रेजिडेंट्स जिनके पास वाटर एटीएम कार्ड है वो दिन के बेसिस पे 20 लीटर पानी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 20 लीटर से एक्स्ट्रा पानी विड्रॉ करता है कोई, तो उस केस में उसको पर 20 लीटर एक्स्ट्रा विड्रॉवल का 1 रुपए 60 पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्च है वाटर एटीएम का, दिस इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली रिसीव्स क्लीन एंड प्योर वाटर एट देयर डोर स्टेप। तो ऑब्वियसली बात है, एक नॉवल तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो इस प्रकार के वाटर प्रोजेक्ट्स वहां पे लगे हुए हैं। कुछ जगहों पे पेड है और कुछ जगहों पे फ्री है। दिल्ली के अंदर भी मैं आपसे बोलूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही इनको लॉन्च किया गया है, क्योंकि 20 लीटर तो फ्री है और उसके अगले 20 लीटर के लिए केवल 1 रुपए 60 पैसा। आज की डेट में बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल लेने जाओ तो 20 रुपए की मिलती है। तो एक्स्ट्रा 20 लीटर केवल 1 रुपए 60 पैसे में मिल रहा है प्योर पानी, तो आप कह सकते हो कि एक प्रकार से फ्री है। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये, जीएस पेपर 2 में स्कीम काम की है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और हीट स्ट्रोक्स के बीच में अगर साफ पानी इंसान को पीने को मिल जाता है तो वो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। ओके, आज की डेट में दिल्ली में लोग बहुत हद तक वाटर टैंकर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ इलाकों में वाटर पाइपलाइंस घर तक पहुंची नहीं है, वाटर टैंक्स पे वो डिपेंडेंट है, कॉम्प्रोमाइज्ड वाटर सोर्सेज हैं। तो इस प्रकार के वाटर एटीएम अगर ये एफिशिएंटली काम करते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली के लोगों को
एक मेजर स्केल पे रिस्पाइट दे सकते हैं। तो 4 इलाकों में पायलट बेसिस पे फैसिलिटी शुरू की है दिल्ली की सरकार ने। रिस्पांस तो देखिए इस प्रकार की फैसिलिटी का अच्छा आएगा ही, और आगे आने वाले समय में और लॉन्च करेंगे। इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, उस पॉलिटिक्स में ना जाते हुए हमने काम की स्कीम देखी और आगे बढ़े। फिर अगली न्यूज है, जम्मू एंड कश्मीर में गुर्जर और बाकरवाल्स ये हैं नाराज। क्यों नाराज है? क्योंकि इनका बोलना है कि भैया पहाड़ी कम्युनिटी को आप शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा क्यों दे रहे हो। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो गुर्जर बकरवाल्स हैं इनको ट्राइबल स्टेटस दिया गया है, लेकिन ये जो अपर कास्ट पहाड़ी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा इस बात को लेकर नाराज है। रिसेंटली अगर आप देखो तो ओवरऑल गुर्जर बकरवाल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर चौधरी और उनके सपोर्टर्स ने टॉर्च प्रोटेस्ट की जम्मू सिटी में संडे इवनिंग को। क्या इनका प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव था? सेंटर का जो मूव है टू टेबल 3 सेपरेट बिल्स। कौन कौन से सेपरेट बिल्स? कॉन्स्टिट्यूशन जेएंडके शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जेएंडके शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जेएंडके रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अगर ये पर्टिकुलर बिल पास हो जाते हैं तो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। कौन सी 3 कम्युनिटीज? एक पहाड़ी कम्युनिटी, एक गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी, एक कोली कम्युनिटी। तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। और केंद्र की सरकार का यह भी टारगेट है कि वाल्मीकिस को भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जोड़ा जाए। तो ओवरऑल इस बात को लेके जो गुर्जर बाकालवार हैं वो यहाँ पे खासा नाराज है, ठीक है ना। इसलिए प्रोटेस्ट रैलीज निकाल रहे हैं गुर्जर और बाकरवास। उनका ये बोलना है कि भैया ये तो अपर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोगों को अगर आप शेड्यूल ट्राइब में जोड़ दोगे तो हम शेड्यूल ट्राइब मतलब गुर्जर बाकालवार ऑलरेडी इन लोगों के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज हैं, हम और डिसएडवांटेज हो जाएगा। ये केंद्र की सरकार ट्राइबल्स के अगेंस्ट बात कर रही है, ट्राइब राइट्स ऑफ ट्राइबल्स के अगेंस्ट बात कर रही है। मणिपुर में क्या हो रहा पूरा इंडिया देख रहा है, हम इसको जेएंडके में नहीं होने देंगे। इस प्रकार की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कश्मीर के इलाके में जो इंसर्जेंसी है, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कश्मीर के अंदर एंट्री मार के ओवरऑल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, इस इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट और पाक बेस्ड टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ने में इंडियन आर्मी को लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट किया है। गुर्जर बाकरवास ने सपोर्ट किया, लेकिन यह सपोर्ट भी कम हो सकता है। रीजन बीइंग गुर्जर बाकरवास केंद्र की सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं। कुछ ऐसी बातें यहां पे कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अब ओवरऑल आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस और फ्यूचर एनालिसिस एक्सपर्ट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आर्टिकल्स आते रहते हैं मैं आपको समझाता रहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान। देखिए इसको लेके 2 आर्टिकल हैं आज। एक तो ये आर्टिकल जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसके बाद एक और आर्टिकल है, व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट्स बिल स्टिपुलेट। इस आर्टिकल में मेन चीज लिखी हुई है। पहले तो मैं आपको थोड़ा बेस बता देता हूं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि राजस्थान की असेंबली ने मंडे को पास किया एक बिल जिससे सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंड किया गया गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स बेसिकली एक प्रकार के प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं दोस्तों। जैसे ओला के अंदर जो गाड़ी वगैरह रजिस्टर्ड है, ओला उबर के अंदर जो स्विगी और जोमेटो से आपके घर पे खाना वगैरह डिलीवरी करने आते हैं, इनको आप गिग वर्कर्स बोलते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स हैं। तो कोई एग्रीगेटर होता है, जिस एग्रीगेटर की डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस पे ये प्लेटफॉर्म अपने वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसके बेसिस पे काम के हिसाब से पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब यहां पे राजस्थान बन गया है पहला स्टेट टू ब्रिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू कवर दिस ऑर्गेनाइज सेगमेंट। इस ऑर्गेनाइज सेगमेंट को बहुत ज्यादा लीवे लेबर लॉस के थ्रू मिला नहीं है। ओके, तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023, इसको राजस्थान की असेंबली में वॉइस वोट से पास किया गया। आप देखो तो इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लेबर लॉ है जो कि गिग वर्कर्स की परेशानियों को एड्रेस करने की कोशिश करता है। और चूंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको पास कराया गया है तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी यहां पे होगी। अब इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि गिग वर्क पर वेलफेयर की फी इकट्ठी की जाएगी एग्रीगेटर से, ठीक है ना। गिग इकोनॉमी राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, वैसे तो पूरे देश में बढ़ रही है। जो गिग वर्कर्स का टोटल क्वांटम है राजस्थान में वो लगभग 4 लाख है, और जो एग्रीगेटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हैं गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए। यहां पे जो यंग वर्कर्स हैं जो कि एज अ गिग वर्कर उन्होंने अपने आप को एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क में रजिस्टर कर रखा है, उनको जो पैसा मिलता है वो पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे मिलता है। तो इसीलिए ओवरऑल इस पर्टिकुलर गिग वर्कर के बिल के थ्रू यहां पे कुछ कंडीशंस इंपोज की जाएंगी इन एग्रीगेटर्स के ऊपर, जिससे सोशल सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी किसकी, आपकी गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। अब हम डिटेल में देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर बिल में है क्या क्या।
सबसे पहले समझिए एग्रीगेटर। एग्रीगेटर वो डिजिटल इंटरमीडिएट्स होती हैं जो कि बायर्स को सेलर्स से कनेक्ट करती हैं, और इसमें प्राइमरी एम्प्लॉयर्स भी हैं, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इंगेजिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर बिल में क्या बोला गया है, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 में, कि भैया एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा राज्य की सरकार के द्वारा। इस वेलफेयर बोर्ड में 5 रिप्रेजेंटेटिव गिग वर्कर्स के होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव एग्रीगेटर्स के होंगे और 2 सिविल सोसाइटी के होंगे। फिर ये जो वेलफेयर बोर्ड है ना, ऑब्वियसली बात है, ये बातचीत करेगा गिग वर्कर्स के जो भी फेवर में बातें हैं, अगेंस्ट में बातें हैं, उनको ठीक से एनालाइज करेगा, नियम कानून बनाएगा। उसके साथ साथ ये बोर्ड सेटअप करेगा एक वेलफेयर फंड, रजिस्टर करेगा प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स को, एग्रीगेटर्स को, प्राइमरी एम्प्लॉयर्स को, फैसिलिटेट करेगा गारंटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। ठीक है ना भाई। ये जो वेलफेयर बोर्ड है ये मेंटेन करेगा डाटाबेस ऑफ कंपनीज ऑन वर्कर्स एंड ईच वर्कर विल रिसीव अ यूनिक आईडी व्हिच शैल बी वैलिड इन परपेचुइटी। तो हर पर्टिकुलर वर्कर को एक यूनिक आईडी मिलेगी, उस यूनिक आईडी के हिसाब से डाटाबेस इन वर्कर्स का मेंटेन करके रखा जाएगा, कंपनीज का भी मेंटेन करके रखा जाएगा। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर एक और प्रॉब्लम को यहां पे इशू किया गया। देखिए, पहले जो सरकार, राजस्थान की सरकार, ये गिग वर्कर से रिलेटेड कानून लेके आ रही थी, जो राजस्थान में बेस्ड लेबर यूनियंस, उन्होंने बोला है कि वेग टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बेसिस पे जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं उनको बहुत सारा लेवरेज मिल जाएगा। तो सारी वेग टर्मिनोलॉजीज को हटा दिया गया है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यहां पे लेके आई गई हैं। तो मतलब स्पेसिफिक प्रोविजन, कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोविजन अभी आगे बताता हूं आपको। तो यहां पे जो वेलफेयर बोर्ड है ये क्रिएट करेगा राजस्थान के अंदर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड। ठीक है। तो अब भाई यहां पे समझिए, एक वेलफेयर सेस लिया जाएगा और ये वेलफेयर सेस पे करेगा एग्रीगेटर। तो अगर ओला के अंदर एक राइड होती है तो जो ड्राइवर है वो वेलफेयर सेस पे नहीं करेगा, जो एग्रीगेटर है ओला वो वेलफेयर सेस पे करेगा। वो वेलफेयर सेस जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका कम से कम 1% होना चाहिए और उसके 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो कि 1 से 2% जो एग्रीगेटर का प्रॉफिट है वो इस पर्टिकुलर वेलफेयर सेस में चला जाएगा। चूंकि ऑब्वियस सी बात है, वर्कर ने तो मना कर दिया है कि वो वेलफेयर सेस का 1 भी रुपया पे नहीं करेगा। वर्कर्स के सामने जो काम होता है वो बहुत ज्यादा इर्राटिक तरीके का होता है, फ्लक्चुएटिंग तरीके का होता है। कभी ओवरऑल उनको अपने राइड की पेमेंट ज्यादा मिल जाती है, कभी कम, और ज्यादा तो अब वैसे भी नहीं मिलती, क्योंकि जितनी भी पेमेंट होती है उसमें एक मेजर कट एग्रीगेटर ले लेता है। तो बेसिकली ओवरऑल जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, अब सबसे खास बात यह है कि अगर आपके यहाँ पे कोई खाना डिलीवर करने आ रहा है, अगर वो 2200 रुपए का खाना डिलीवर करने आ रहा है, तो 2200 के परसेंटेज के हिसाब से उस वर्कर को पैसे नहीं मिलते, उसको लमसम 25-30 रुपए पर डिलीवरी की मिलते हैं, इससे ज्यादा उसे नहीं मिलते। अब 2200 रुपए का 1 से 2% होता है 22 से 44 रुपए। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वैल्यू का अगर 1 से 2% पे करना पड़ गया एग्रीगेटर को, मान लो जोमेटो और स्विगी को, तो जोमेटो स्विगी का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। ऐसे तो बहुत बड़ा क्वांटम वेलफेयर सेस के अंदर डालना पड़ जाएगा जोमेटो स्विगी को। तो ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान वाले इस पर्टिकुलर बिल के इन स्पेसिफिक प्रोविजंस को जोमेटो और स्विगी वाले अपोज करेंगे। ठीक है, ये चीज है। वर्कर यूनियन ने तो साफ बोल दिया है कि वेलफेयर सेस में हमने 1 रुपया नहीं डालेंगे, और वेलफेयर सेस में जो भी पैसा आएगा वो एग्रीगेटर्स महीने के पहले 5 दिनों में जमा कर देंगे। और इस पर्टिकुलर वेलफेयर सेस से ओवरऑल इन गिग वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। बात यह है दोस्तों, एग्जिस्टिंग लेबर लॉस के अंदर इन गिग वर्कर्स को पार्टनर्स बोला गया है प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी को एम्प्लॉय करता है, उसको एम्प्लॉय बनाता है, तो जब एम्प्लॉय बनाता है तो एक फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉय क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंपनी की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ, आपकी वेलफेयर को देखने की। ओके, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ओला, स्विगी, जोमेटो जैसे फर्म्स हैं, ये ओवरऑल इन गिग वर्कर्स को बोलते हैं पार्टनर्स। मतलब एम्प्लॉय नहीं बोलते, एम्प्लॉय बोलोगे तो सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पार्टनर बोलोगे मतलब आप प्रॉफिट में बेनिफिट ले रहे हो। कौन सा प्रॉफिट? हाँ, तो भाई डिलीवरी में जो पैसा बन रहा है उसमें आप पार्टनरशिप ले रहे हो, ये सब चीजें हैं। अब क्या है, जो केंद्र की सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास किया था 2020 में, इसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसने कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया रखा है। रिस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया मतलब ओवरऑल अगर आपको एम्प्लॉयर बनना है किसी का,
तो एक मिनिमम समय तक किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो। राजस्थान की बिल में सारी क्लैरिटी दे दी गई। राजस्थान की बिल का साफ साफ बोलना है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर गिग वर्कर ने ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर किया, वैसे ही वो यहां पे एलिजिबल हो जाता है वेलफेयर सेस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। और ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है किसकी? वेलफेयर बोर्ड की, जो राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई है। तो वेलफेयर बोर्ड यहां पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगा, हेल्थ इंश्योरेंस देगा और बाकी प्रकार के बेनिफिट्स देगा। किसको? गिग वर्कर्स को। देखिए, गिग वर्कर्स के लिए सारे प्रोग्राम्स की और बेनिफिट्स की जरूरत है। वो अलग बात है कि जब गिग वर्कर्स बेचारे मुसीबत में आते तो उनको किसी प्रकार का बेनिफिट दिया नहीं जाता, उनको उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली वेलफेयर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वर्कर्स को असिस्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट्स को निगोशिएट करने में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को डेवलप करने में, एग्रीगेटर्स के लिए प्रिंसिपल डिवाइस करने में। और कल की डेट में अगर ओवरऑल किसी पर्टिकुलर गिग वर्कर के ऊपर मुसीबत आती है तो वेलफेयर फंड में जो पैसा आया है उस पैसे को रिलीज करने में किसके पास? उस पर्टिकुलर अफेक्टेड वर्कर के पास। ठीक है। जो भी यहां पे ग्रीवेंसेस वगैरह होंगे गिग वर्कर के, अपनी इंटाइटलमेंट से लेके, पेमेंट से लेके, बेनिफिट से लेके, तो सेक्शन 15 ऑफ इस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से एक पिटीशन फाइल करता है वो गिग वर्कर ऑफिसर को ऑनलाइन। और यहां पे ओवरऑल ऑनलाइन इस पर्टिकुलर पिटीशन का निरावरण होगा। अगर वो निरावरण एम्प्लॉयर को पसंद नहीं है, प्लेटफॉर्म या ऐप को पसंद नहीं है, तो 90 डेज के अंदर वो एम्प्लॉयर एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। मतलब काफी ताकत दे दी गई है यहां पे इन गिग वर्कर्स को। अगर एग्रीगेटर पहला वायलेशन करते हैं तो 5 लाख रुपए तक का फाइन है, दूसरा वायलेशन सब्सिक्वेंट वायलेशन करते हैं तो 50 लाख तक का फाइन है। प्राइमरी एम्प्लॉयर्स के लिए पहला फाइन 10,000 का है और सब्सिक्वेंट फाइन 2 लाख का। प्राइमरी एम्प्लॉयर्स और एग्रीगेटर्स में फर्क ये है, एग्रीगेटर्स बहुत मेजर स्केल पे काम करते हैं, ओला उबर वगैरह होगा, और प्राइमरी एम्प्लॉयर्स छोटे स्केल पे काम करते हैं, कम लोगों को हायर करके रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल गिग वर्कर से रिलेटेड जो राजस्थान का नियम कानून आया उसके बारे में हमने बात की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसरो लॉन्च कर रहा है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56। इससे सिंगापुर की नई इमेजिंग सैटेलाइट को लगभग 550 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मंडे को अनाउंस कर रहा है कि पीएसएलवी C56 सिंगापुर का DSSAR सैटेलाइट को लॉन्च करेगा 30 जुलाई श्रीहरिकोटा से। ये जो DSSAR सैटेलाइट है ये और 6 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च होगा। ये DSSAR सैटेलाइट 360 किलो का है, नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में 5 डिग्री इंक्लिनेशन पे 535 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ये प्लेस किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की DST और ST इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी इन्वॉल्व है। इस DSSAR को अंदर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसको इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। DSSAR प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज और कैपेबल है इमेजिंग का एट हाई रेजोल्यूशन एट फुल पोलरिमेट्री। जो और सैटेलाइट्स जाएंगी पीएसएलवी C56 से, वो कौन सी है? तो वेलोक्स AM एक 23 किलो की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है। फिर एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर आर्केड लॉन्च हो रही, फिर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है ये। फिर अगली है स्कूप 2 a 3U नैनो सैटेलाइट फ्लाइंग ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड पेलोड। फिर न्यू स्पेस के द्वारा लॉन्च की जा रही एक एडवांस 3U नैनो सैटेलाइट है जो कि सीमलेस IoT कनेक्टिविटी को अर्बन और रिमोट इलाकों में इंश्योर करती है। फिर गैलेक्सिया 2 करके एक 3U नैनो सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट करेगी लो अर्थ ऑर्बिट में। और एक ऑर्ब 12 स्ट्राइडर है विच इज सैटेलाइट डेवलप्ड अंडर एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो भैया 6 सैटेलाइट्स प्लस DSSAR को पीएसएलवी C56 लॉन्च कर रहा है। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन मेन से इसमें ज्यादा काम की है नहीं, ये जो पीसीएस टाइप एग्जाम्स आते हैं, एसएससी टाइप एग्जाम्स आते हैं, उसमें जरूर पूछा जा सकता है कि DSSAR सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है या कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च की जा रही है, तो पीएसएलवी C56 याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाउ स्लेक्ट लाइम फाउंड इन पान इज अ मेजर कॉज ऑफ ऑक्यूलर बर्न्स इन चिल्ड्रन। ऑक्यूलर बर्न्स मतलब आंख से रिलेटेड जो चोट होती है, आंख में जो जलन वगैरह हो जाती है, जो चोटें लग जाती हैं, उसको आप बोलते हो ऑक्यूलर बर्न। तो भाई ऑक्यूलर बर्न हो रहे हैं बच्चों में और किसकी वजह से हो रहे हैं? स्लेक्ट लाइम की वजह से हो रहे हैं, चूना की वजह से हो रहे हैं। चूना बेसिकली एक एल्कली कंपाउंड होता है जिसको एक बाइंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पान की दुकान पे जाओगे तो ओवरऑल जो पान बनाने में पत्ता होता है उसमें सुपारी डाली जाती है, बीटल नट, उसमें कुछ मसाला वगैरह डाला जाता है, उसमें चूना डाला जाता है। तो चूना बेसिकली एक बाइंडिंग एजेंट होता है जो पान के अंदर वो टोबैको को और बीटल नट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है, आप उसको खाते हो। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि चूना इज अ कॉज ऑफ मेजर ऑक्यूलर बर्न्स अमंग चिल्ड्रन। ज्यादातर बच्चों की आंखों में जो जलन या फिर एक्सीडेंट के कॉजेज निकल के आते हैं ना,
उसमें एक मेजर कॉज है आपका चूना। अगर आप चूना देखो तो एक ये हाउस होल्ड केमिकल है, एक प्रकार का फायरवर्क, ठीक है। केमिकल्स और फायरवर्क्स, जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ देने से भी बच्चों की आंखों में चोट लग जाती है। कई बार देखा होगा कि भाई पटाखे फोड़ते वक्त हाथ जल गए, आंखें जल गई, हो जाते हैं इस प्रकार के इंसिडेंट्स हर दिवाली में हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये चूना भी एक बड़ा ही मेजर इंसिडेंट, एक बड़ा ही मेजर कॉज बन के आता है बच्चों की आंख की चोट को। इसके रिस्पेक्ट में जो स्टडी पब्लिश हुई है जुलाई 2023 एडिशन ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंख से रिलेटेड पढ़ाई, इसको कंडक्ट किया गया रिसर्चर्स एट एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद के द्वारा और नारायण नेत्रालय बेंगलुरु के द्वारा। तो ये जो चूना है लूज प्लास्टिक्स में बेचा जाता है, इसको आप बोलते हो क्विकलाइन, ठीक है ना, पैकेट में होता है। और उस चूना को बहुत सारे जो तंबाकू खाने वाले लोग, पान खाने वाले जो लोग हैं ना, और जो पनवाड़ी है, वो अपनी दुकान पे बड़े क्वांटम में रखते हैं। अब ये एल्कली चूना वाला अगर आंख तक पहुंच जाता है बच्चों की, या फिर एक एडल्ट की ऑक्यूलर सरफेस पर पहुंच जाता है, तो ये ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी कॉज कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा सीरियस इंसिडेंट हो गया तो विजन लॉस भी कॉज कर सकता है ये बच्चों के अंदर। ये जो इंडियन पान है इसके अंदर स्लेग लाइम होता है, जिसको आप चूना बोलते हो। तेलुगु में इसको सुन्नम बोला जाता है, सुन्ना बोला जाता है कनाडा में, और सुन्नमपू बोला जाता है तमिल में। बीटर लीफ पे इसको स्पियर किया जाता है और इसको च्यू किया जाता है एरेका नट्स के साथ। टोबैको भी इस पर्टिकुलर पान में जोड़ा जाता है। और एल्कली, ये जो चूना वाला है, टोबैको के एब्जॉर्प्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जो पान का कंजम्पशन होता है ना, ये आज से नहीं प्री हिस्टोरिक टाइम से चला जा रहा है, जिसके चलते चूना खुलेआम मार्केट में बिकता है। इट इज ऑफन सोल्ड इन लूज एंड पुअरली सील्ड पैकेट्स अक्रॉस द कंट्री। अक्सर कर आपने घर में ये भी देखा होगा कि चूना वगैरह का जब प्रयोग होता है तो बोला जाता है कि जाओ भाई उस पर्टिकुलर दुकान से चूना ले आओ। जो लोग पान मसाला नहीं भी खाते, सिगरेट नहीं भी खाते, पियन नहीं भी पीते, घर में जो चूने का कागज होता है ना, पूजा वगैरह में कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है पान की दुकान से जाके ले आओ, ठीक है ना। तो अगर ये चूना किसी भी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की आंख में पहुंच जाएगा तो इसका जो केमिकल है ना, वो आंख की जो आईलिड होती है, जो आंख के चारों तरफ की कोटिंग होती है कॉर्निया, उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। ये आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई की, और कॉर्निया को तबाह कर सकता है, इस डेलिकेट टिश्यू को बहुत हद तक इम्बैलेंस कर सकता है। ये चूना एक्सटेंसिव डैमेज कॉज करता है। जो कॉर्निया की रिम होती है ना, जिसको कॉर्नियल लिम्बस बोलते हो, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स होती हैं जो कि कॉर्निया को समय समय पर रिप्लेनिश करती हैं। तो अगर केमिकल बर्न होता है चूने की वजह से तो ये लिम्बस डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉर्निया की जो एबिलिटी होती है टू रिपेयर इटसेल्फ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो रिस्क होती है ना केमिकल इंजरी का टू आई, ये सिर्फ स्लेट लाइम तक लिमिटेड नहीं है। जो हाउस होल्ड में क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे घर में टॉयलेट क्लीनर रखा होता है, तेजाब रखा होता है, फिर घर में अगर आप पटाखे टाके बजा रहे हो दिवाली समय, फायर वर्क्स, ट्यूब्स के अंदर जो सुपर ग्लू होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ऑक्यूलर इंजरी कॉज करते हैं। केमिकल बर्न्स की वजह से भी आंखों में चोट लगती है, लॉस ऑफ विजन होता है। लेकिन अगर आप देखो तो ओवरऑल ये चूने से रिलेटेड जो आई, आप कह लो, इंजुरीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, चाहे फिर आप एडल्ट्स की बात कर लो, चाहे फिर आप बच्चों की बात कर लो। तो ओवरऑल बच्चों के पास जो एक्सेस होता है केमिकल्स लाइक चूने का, और उनको ये, देखिए कितने लोगों को आप में से ये पता होगा कि चूना अगर आंख में गया तो आंख को नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग बताओ, आज आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सुन रहे हो, ठीक है ना। स्लेक लाइम जो चूना पान की दुकान पे मिलता है, वो अगर आपकी आंख में लग गया तो आपकी आंख को मेजर नुकसान हो सकता है। मैं 100% कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को आज ये आर्टिकल सुन के ही पता चला होगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। तो अवेयरनेस नहीं है हमारे घर में। क्योंकि हमारे घर में अवेयरनेस नहीं है तो चूना रिलेटेड चीजों को बहुत ही कैजुअल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब इस हद तक ये चूना आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है तो चाहे एडल्ट्स हो चाहे बच्चे हों, दोनों ही प्रकार के लोगों को चूना को बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टडी यहां पे कंडक्ट की गई, इससे भी ये पता चला, क्लिनिकल प्रोफाइल स्टडी की गई, 271 बच्चों की 338 आई को स्टडी किया गया, 1300 एडल्ट्स की 1809 आईज को यहां पे स्टडी किया गया। इसमें एक्यूट ऑक्यूलर बर्न्स थे और ज्यादातर ऑक्यूलर बर्न्स यहाँ पे चूना की वजह से लगे इंजुरी की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्यूट ऑक्यूलर बर्न्स। यहाँ पे रिसर्चर्स का ये बोलना है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद एक्यूट ऑक्यूलर बर्न्स फॉर मेल, 80% अडल्ट्स मेल थे, 60% चिल्ड्रन यहाँ पे मेल थे। और ये जो एल्कली रिलेटेड, चूना रिलेटेड जो ऑक्यूलर बर्न्स हैं, दे अकाउंटेड फॉर 38% ओके इन एडल्ट्स एंड 45% इन चिल्ड्रन। 38% ओवरऑल, मतलब ओवरऑल 38% लोगों में जो भी ऑक्यूलर बर्न्स हुए हैं वो किसकी वजह से हुए? चूने की वजह से। बच्चों में जो ऑक्यूलर बर्न्स हुए हैं 45% चूने की वजह से। ऑब्वियसली बात है, बच्चे यहाँ पे पान नहीं खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या ओवरऑल इनप्रॉपर हैंडलिंग ऑफ चूने की वजह से उस चूने का एक्सेस उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे की आंख में वो चूना जाता है, उसको चोट लगती है, ठीक है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है।
While the study found that physical or chemical agents responsible for the burns varied from children and adults, tuna was the most common alkali agent in both groups, causing 32% of the alkali burns among children, 7% among adults. 17% of children presented with thermal burns due to fireworks and another 14% squirted super glue in their eyes. तो 14% ने सुपर ग्लू अपनी आईज में लगा लिया, उससे चोट लग गई. फायरवर्क्स की वजह से 17% लोगों को थर्मल बर्न्स लगे. 32% बच्चों को एल्कली बर्न्स हुआ बिकॉज ऑफ द इनप्रॉपर हैंडलिंग ऑफ चूना. और अगर चूना से रिलेटेड बर्न लगता है आपकी आंखों में और अगर आप ठीक से तुरंत अर्जेंट बेसिस पे आंख को नहीं धोते हो तो विजन लॉस भी यहां पे हो सकता है. तो बेटर ये रहेगा कि चूना को अगर इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है ओवर द काउंटर तो बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक सीलिंग में बेचा जाए. उस पर्टिकुलर चूने के पैकेट के ऊपर प्रॉपर वार्निंग साइन होने चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चूने को आंख से दूर रखा गया जाए. अगर ये आंख में लग गया तो आंख पे नुकसान क्रॉस कर सकता है. ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि चूना आंख में जाने से आंख को नुकसान होगा और चूना लूज बेचा जा रहा है पनवाड़ियों की दुकान पे, जिससे ये मालूम पड़ता है कि अवेयरनेस इस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत कम. फिर अगला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आर्ग्यूज फॉर कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज. देखिए इंडिया के अंदर बात हो रही है CHIS की, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज. ये CHIS क्या है भाई? देखिए बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीन और ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट के लिए जो हेल्दी ह्यूमंस होते हैं ना उनके ऊपर टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है. तो हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर आप दवाई कंडक्ट कर रहे हो, मतलब दवाई का टेस्ट कर रहे हो. हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर आप कोई पर्टिकुलर प्रकार का नया नोवल ट्रीटमेंट लेके आए हो, उसको टेस्ट कर रहे हो. तो बेसिकली एक हेल्दी ह्यूमन के ऊपर नई बनने वाली दवाइयों को और नई बनने वाली ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज को आप टेस्ट कर रहे हो. लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज, ऑब्वियस सी बात है. ओवरऑल एक हेल्दी वॉलेंटियर इंडिविजुअल को आप दवाई की टेस्टिंग में सब्जेक्ट करोगे तो उसको कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. समझे बात को? तो ओवरऑल मलेरिया में, टाइफॉइड में, डेंगू में, इन सब की स्टडी के लिए इंटरनेशनली हेल्दी वॉलंटियर्स को पैथोजन को एक्सपोज किया जाता है कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, ये पता करने के लिए कि ऑब्वियस सी बात है ये पैथोजन उस इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट कर रहा है और कोई दवाई उस इंडिविजुअल को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है. इंडिया के अंदर एथिकल इश्यूज हैं. कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज ह्यूमंस में कंडक्ट कराना इंडिया के अंदर अभी भी एक नो गो एरिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से. लेकिन अब इस पर्टिकुलर एरिया में घुसने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आगे आने वाले समय में डिजीज रिलेटेड चैलेंजेस इंडिया के सामने बढ़ने ही वाले हैं. तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो बायो एथिक्स यूनिट है इसने इंट्रोड्यूस किया है एक कंसेंसस पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच इज नाउ ओपन फॉर कमेंट एंड आर्ग्यू द केस फॉर ब्रिंगिंग इन CHIS. तो बेसिकली जो कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज है इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है. इसकी क्या जरूरत है, इसके बेनिफिट्स, इसके चैलेंजेस, इन सब के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो थीसिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं. इसमें जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बातें हो रही. देखिए नो डाउट इस प्रकार की टेस्टिंग से कुछ लोगों को तो नुकसान होगा ही, बट वो नुकसान फॉर द लार्जर गुड जस्टिफाइड है, ये बात यहां पे बोली जा रही है. तो जब आप बात करते हो एथिक्स की और जब बात करते हो लॉन्ग टर्म सूटेबिलिटी की, तो ओवरऑल कुछ लोगों के एथिक्स अगर यहां पे वायलेट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में एक डिजीज का पार्लियामेंट सॉल्यूशन ढूंढने में, तो अपने आप में पॉजिटिव होगा. तो भैया ICMR ने यहां पे बोला है कि अभी तक हम CHIS से दूर हैं रिगार्डलेस ऑफ द पोटेंशियल साइंटिफिक बेनिफिट्स. ये स्टडीज एथिकली सेंसिटिव होती हैं, कंटेंशियस रिसर्च एथिक्स के बारे में कंसर्न्स रेज करती हैं. तो यहाँ पे डेलिमेट हार्म, पॉसिबल डिस्प्रपोर्शनेट पेमेंट, इंड्यूसमेंट्स, थर्ड पार्टी रिस्क, इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर बहस की जा रही है ICMR के द्वारा. एक स्ट्रीमलाइन एथिक्स रिव्यू प्रोसेस यहां पे लेके आया जा रहा है और कल की डेट में CHIS को इंडिया के अंदर लाया भी जाता है तो क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, इन सब चीजों के बारे में यहां पे बात हो रही है. ठीक है, ओके. इस पर्टिकुलर ICMR का यह भी बोलना है कि CHIS ऑफर करता है एक्सेलरेटेड, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटकम यूजिंग स्मॉल सैंपल साइजेस इन कंपैरिजन टू लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स. देखिए जब किसी बड़ी वैक्सीन की टेस्टिंग होती है तो बड़े स्केल पे होती है. बड़े स्केल पे टेस्टिंग के बजाय जब छोटे सैंपल साइज में आप टेस्ट करते हो तब उसको आप CHIS बोलते हो. ठीक है ना, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज. और कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है लोकल कम्युनिटी बेसिस पे और लोकल एथनिसिटी के बेसिस पे. एक दवाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, हेल्थ रिस्पॉन्स किस प्रकार से करना है एक इमरजेंसी सिचुएशन में, कोरोना जैसी बीमारी के समय पे, इन सब चीजों को इंक्रीज CHIS की टेस्टिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसका अपोजिशन आएगा. इतनी आसानी से इंडिया के अंदर CHIS को परमिशन नहीं मिलने वाली. एडिटोरियल पे आ जाते हैं. इंडिया श्रीलंका के टाइज.
तो रानिल विक्रम साहब न्यू दिल्ली आए थे नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन्होंने बातचीत की, एक स्टेटमेंट यहाँ पे साइन हुआ, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। अच्छी अच्छी बातें हुई 5 इलाकों में, मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात हुई, एयर कनेक्टिविटी की बात हुई, श्रीलंका के अंदर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की बात हुई, फेरी सर्विसेज को रिज्यूम करने की बात हुई, फ्लाइट नेटवर्क्स को फिर से रिज्यूम करने की बात हुई तमिलनाडु के बीच में और श्रीलंका की नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस के बीच में। एक डेवलपिंग रेन्यूएबल एनर्जी विंड प्रोजेक्ट और सोलर प्लांट को श्रीलंका के अंदर बनाने की बात हुई। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी घुस गई थी, उसको थोड़ा ठीक करने की बात की, इंडिया ने मदद दी है। यूपीआई की डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म को श्रीलंका के अंदर लॉन्च करने की बात की। इंडियन रुपी को एज अ करेंसी फॉर ट्रेड यूज किया जाए इंडिया श्रीलंका के बीच में, इसकी बात हुई। अच्छी अच्छी बातें बहुत हुई, लेकिन एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर श्रीलंका ने अपना प्रॉपर व्यू पॉइंट नहीं दिया, वो है तमिल मुद्दा। देखिए 13 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू तमिल्स को पावर दी गई थी श्रीलंका के अंदर, जिसको बाद में हटा दिया था ओवरऑल सब्सिक्वेंट श्रीलंका की सरकारों ने। तो बेसिकली यहां पे समझना यह है कि इस समय पे जो श्रीलंका की बिहाफ पे रानिल विक्रम सिंघे आए थे ना, उन्होंने तमिल इश्यूज को लेकर ज्यादा बोला नहीं। एक वजह यह बताई जा रही कि रानिल विक्रम सिंघे की सरकार के पास मेजॉरिटी है ही नहीं श्रीलंका के अंदर कि वो स्ट्रांग डिसीजंस को ले सके। तो वो जो सेंसिटिव बातें होती है ना, जो सोशली सेंसिटिव बातें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें हैं, जिसके चल के श्रीलंका के डोमेस्टिक क्वार्टर्स और पॉलिटिक्स में इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इन सब बातों को लेके ज्यादा कुछ यहां पे रानिल विक्रम साहब ने बोला ही नहीं। तो चूंकि श्रीलंका खुद से कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए मोदी जी ने खुद एक शार्प अपील की है श्रीलंका को कि भैया आप 13th अमेंडमेंट को रीइंस्टॉल करिए, श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ दीजिए। भाई क्या है, ओवरऑल एथनिसिटी का मुद्दा, रेस का मुद्दा श्रीलंका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ओवरऑल रेस के आधार पर उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब वो तो इकोनॉमी उनकी बैठ गई, लेकिन उनके जो पुराने लीडर्स थे महिंदा राजपक्सा और उनके भाई गोटाबाया राजपक्सा, उनकी अच्छी खासी चल रही थी। वो ओवरऑल अपनी बुद्धिस्ट आप कह लो रेसिस्ट आइडियोलॉजी के चलते तमिल्स को और मुस्लिम्स को इंस्टीट्यूशनली आइसोलेट कर रहे थे। अब जब इकोनॉमी घुस गई तो उनको लोगों ने भगा दिया, लेकिन पहले जो मेजॉरिटी तबका था श्रीलंका में, वो माइनॉरिटी तबके को दबा ही रहा था। आज की डेट में भी श्रीलंका की पॉलिटिक्स में तमिल को प्रोविंशियली ऑटोनॉमी देने वाला जो टॉपिक है, ये काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर जल्दी कोई बात करता नहीं है। रानिल विक्रम सिंघे ने भी ज्यादा बात नहीं की, उसकी वजह यह है कि रानिल विक्रम सिंघे के पास डोमिनेंट मेजॉरिटी नहीं है घर पे ओवरऑल इस प्रकार के सेंसिटिव स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने की। राजा पाकसास के पास थी, लेकिन राजा पाकसास उल्टा कंजर्वेटिव रास्ते पे ले गए थे वहां की पॉलिटी को। तो 13th अमेंडमेंट अब श्रीलंका के अंदर इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इंडिया ओपन कॉल्स जरूर कर रहा है, बट इन कॉल्स को श्रीलंका कब तक मानेगा, ये देखने वाली बात है। श्रीलंका चाइना में बस यही एक मेजर फर्क है, इंडिया चाइना में बस यही एक मेजर फर्क है। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तमिल को मार दो चाहे तुम किसी को मार दो, चाइना को फर्क ही नहीं पड़ता ह्यूमन राइट्स के किसी मुद्दे से, वो बस पैसे से रिलेटेड है। और इंडिया चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री और बड़ा एक तमिल ऐसे पूरा इंडिया के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ते हैं डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और इस प्रकार के स्टेटमेंट जो कि मोदी जी ने दिए, ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका के अंदर बहुत से पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आएंगे। फिर भैया नेवर एंडिंग सागा, दिल्ली के आप कह लो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में फिर से लड़ाई हो चुकी है। मतलब बेसिकली दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में फिर से लड़ाई हो रही है, और इस बार सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। तो यहां पे फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो रिसेंटली ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू एक नई स्कीम बनाई गई टू रेगुलेट सर्विसेज इन दिल्ली, इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है सुप्रीम कोर्ट की। 2 वॉरिंग फैक्शन है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की सरकार और केंद्र की सरकार। बेसिकली हुआ यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस बना है ना, ये ऑर्डिनेंस ने एंट्री 41 स्टेट लिस्ट में जो सर्विसेज की जो ताकत है, उस ताकत के ऊपर से बिल्कुल ही दिल्ली की इलेक्टेड सरकार का कंट्रोल छीन लिया है। आर्टिकल 239AA की अगर आप बात करो तो ये गवर्न करता है अफेयर्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार के परव्यू के बाहर हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो ओवरऑल आर्टिकल 239AA को इन्फर करते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर दिल्ली की सरकार का हक है। तो सर्विसेज सेक्टर ऑटोमेटिकली दिल्ली की सरकार के पास चला गया। केंद्र की सरकार बोलने लगी कि दिल्ली की सरकार एक विच हंट इनिशिएट कर रही थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट। इस विच हंट को रोकने के लिए केंद्र की सरकार प्ले में आ गई और उन्होंने आर्टिकल 239AA को अमेंड कर दिया।
अब भैया अगर आप क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 239 देखोगे तो इसमें पार्लियामेंट के पास ताकत है लॉज को इनैक्ट करने की, दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो। और इसमें एक क्लॉज ये भी बोलता है कि दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर नियम कानून बनाने की ताकत दिल्ली की सरकार के पास है। तो भाई कंफ्लिक्टिंग क्लॉजेस हैं अगर आप उनको इन्फर करते हो, और इस इन्फ्रेंस के चलते दिल्ली की सरकार ये बोल रही है कि सर्विसेज सेक्टर के ऊपर पूरा इनका कंट्रोल है, और केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि भाई पार्लियामेंट ओवरऑल दिल्ली के रिस्पेक्ट में नियम कानून बना सकती है। मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच की ऑथोरिटेटिव आप कह लो एक रूलिंग आएगी। ये 5 जज की बेंच जो भी बोलने वाली है, ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, केंद्र की सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में। मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे रूलिंग कुछ इस प्रकार की होगी कि एक मिक्स्ड कंट्रोल दिया जाएगा, अगर हम एक अंदाजा लगाएं। और फाइनली यहां पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके एक ओवरऑल आर्टिकल है। दुनिया भर में डिजास्टर्स चल रहे हैं दोस्तों। अभी आपने देखा रिसेंटली ग्रीस में मैसिव फॉरेस्ट फायर है, कनाडा में मैसिव फॉरेस्ट फायर है, यमुना के अंदर इतना पानी भर गया, ये यमुना जो सूखी पड़ी रहती थी इतना पानी भर गया कि भैया घरों में अंदर पानी घुसने लगा, बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर। इन पर्टिकुलर डिजास्टर्स की क्या कॉस्ट है ग्रीस, कनाडा, दिल्ली को अगर आप मिला दो, अभी के लिए हमने डिटरमिन नहीं किया है, बट आगे आने वाले समय में इस प्रकार के डिजास्टर्स और आएंगे और उसकी वजह से होने वाले लॉसेस और आएंगे, चाहे फिर वो वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स हो, अर्थक्वेक हो, या फिर कोविड-19 जैसा कोई वायरस लोगों को इन्फेक्ट करके मारने लगे। ऑब्वियसली बात है कंट्रीज यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलेंगी, और इन डिजास्टर से लड़ने के लिए भी कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। तो ओवरऑल अभी जो मिड टर्म पॉइंट रिव्यू हुआ है सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-30 का, यहां पे ग्लोबल रोड मैप बनाने की बात की जा रही है डिजास्टर रिस्क और लॉसेस को कम करने के लिए। इसको हमें यहां पे जोड़ना चाहिए, हमें इसको यहां पे जोड़ना चाहिए, किसके साथ जोड़ना चाहिए, तो भाई देखिए G20 का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बना है, ठीक है ना, ये है बेसिस फॉर द कम्युनिक बीइंग निगोशिएटेड इन चेन्नई। तो G20 के जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की कंट्रीज हैं वो एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं चेन्नई में। इसके साथ साथ मई 2023 में जो मिड टर्म रिव्यू हुआ था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली सेंडाई फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, इन दोनों को यहां पे कंसोलिडेट करके इंटीग्रेट करके देखना है, दोनों के व्यू पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके लॉन्ग टर्म में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को एनहांस करना, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, फाइनेंसिंग लेके आना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक्सपेंडिंग डिजास्टर अर्ली वार्निंग और अर्ली एक्शन सिस्टम्स ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंक्लूसिव और मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें स्टैब्लिश करने हैं, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव मींस होंगे डिजास्टर डेथ्स को कम करने की, इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के। जब साइक्लोन विपर जो आया था तो एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम्स पहले से डिप्लॉयड थे, इफेक्टिव सिस्टम्स पहले से डिस्ट्रॉयड थे, जिसकी वजह से एक भी मौत यहां पे नहीं हुई। पावर सेक्टर की प्रिपेयर्डनेस यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब इस प्रकार के डिजास्टर्स आते हैं तो सबसे पहले पावर की कटौती होती है, और ये पावर की कटौती कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे केओस कॉज कर सकती है। तो अगर हम पहले ही तैयार हैं तो ये केओस को हम अवॉइड कर सकते हैं। The promise of disruptive technologies can help many countries leapfrog into a regime where they can use global capacity for forecasting to meet local needs. To that end, we are working to realize the goal of UN Secretary General Early's Warning for All initiative, which seeks to cover universal coverage for everyone by the end of 2027. तो भैया यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो इनिशिएटिव है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, मतलब दुनिया भर में जहां पे भी डिजास्टर आने वाला है 2027 तक, उस डिजास्टर से आने से पहले वार्निंग का हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तो क्या डिजास्टर के इंपैक्ट को हम कम से कम रख सकते हैं। अभी न्यूजीलैंड में फ्लडिंग हुई थी, ऑकलैंड एयरपोर्ट पूरा भर गया था, यूएस के फार्मास्यूटिकल प्लांट को तबाह कर दिया टॉर्नेडो ने। इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंसी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के डिजास्टर्स केवल अभी नहीं आगे भी आएंगे। यूएन के साथ मिलकर इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए व्हेन कम्स टू डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक माइलस्टोन स्टेप था। इस माइलस्टोन स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है G20 के एम्बिट के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों ओवरऑल मेरा मेंटरशिप कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से बनाए गए मेंटरशिप कोर्स से काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हैव अ ग्रेट डे।